अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बाकायदा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। उसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा था कि जितनी हमारे पास एलोकेशन हुई थी, ठीक है, वो स्टैक पर हुई थी। स्टैक मेमोरी का वो हिस्सा है जहाँ पर एलोकेशन और डी एलोकेशन जो हमारा कंपाइलर है वो खुद करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एलोकेशन ऐसी नहीं थी जो मैंने बाय कोड की हो। ठीक है, जैसे कि ही वेरिएबल कोई क्रिएट होता है तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है, जब स्कोप ख़त्म होता है तो मेमोरी जो है वो डी एलोकेट हो जाती है। ये बात हो रही है स्टैक की। ठीक है, लेकिन एक मेमोरी का दूसरा हिस्सा होता है हीप, जो मैंने लास्ट लेक्चर में स्किप किया था, वो हम आज स्टडी करेंगे। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बेसिकली क्या होती है, जो कंपाइल टाइम पे होती है। ठीक है, और होती किस पे, स्टैक पर। दो बातें इसको कहीं नोट डाउन कर लें कि स्टैक पे जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कंपाइल टाइम पे होती है, और इसको हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। और इसका मकसद क्या है कि फंक्शंस को लोड करना, लाइक स्टैक बिल्ड करना, और हर फंक्शन के लोकल स्कोप के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो एड्रेसेस है वो भी हमारा स्टैक जो है मैनेज कर रहा होता है। इसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा था लास्ट लेक्चर में। जस्ट इन केस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप वो देख लें। अच्छा, इस पे आता हूँ अब मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर। ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है कोड में, सवाए एक दो लाइंस हैं जो समझने वाली हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो हमारे पास एक इशू आ रहा था ना कि अनडिफाइंड बिहेवियर का, वो अब रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है इसको लाइन बाय लाइन आपको समझाऊँ। ठीक है, मेन कोड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, जो मैं ए में कॉपी कर रहा हूँ। ए में क्या आएगा, एड्रेस आएगा जो यहाँ पे सी आउट करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद स्टैटिक ए लाइक डी रेफर करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ये जो डिलीट ए है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। ठीक है, सो डोंट वरी। अच्छा, अब मैं आता हूँ इस फंक्शन पे। ठीक है, इस फंक्शन में दो तीन काम हो रहे हैं। पहला काम तो ये कि न्यू। ठीक है, अब न्यू क्या करता है और न्यू इंट का क्या मतलब है। ठीक है, इसको समझाने के लिए पहले मुझे पूरी डायग्राम बनानी पड़ेगी मेमोरी की। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ रहेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि रैम के दो हिस्से हैं। ठीक है, एक है हीप होती है जो मैंने स्किप की थी, और एक होता है स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर की तरह जो मेन फंक्शन है वो स्टैक के ऊपर लोड हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा मेन फंक्शन है जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, और इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है स्टैटिक ए, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वेरी इजी। तो एक वेरिएबल है स्टैटिक ए। ठीक है, मज़ीद वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन फ़िलहाल एक ही है। और इसके बाद फंक्शन कॉल हो रहा है गेट डायनेमिक एड्रेस का। ठीक है, और उसके अंदर एक पॉइंटर क्रिएट हो रहा है। तो लेट मी स्पीड अप। तो हमारे पास एक नया फंक्शन आया स्टैक में। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम है गेट डायनेमिक एड्रेस। ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, और ये जो पहला फंक्शन था ये मेन का था। ठीक है, और इसमें सबसे पहले एक पॉइंटर क्रिएट हुआ है, उसका नाम है स्टैटिक पी। उसके बाद मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ डी रेफर करके सेकंड लाइन पर, और जो पी है वो मैं एट द एंड रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये तीनों स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक पॉइंटर क्रिएट हुआ है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्टैटिक पी जो है मेरा एक पॉइंटर है। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो बेसिकली इक्वल टू न्यू इंट। अब ये न्यू इंट जो है वो समझने वाली बात है। ठीक है, तो लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट कि न्यू इंट क्या कर रहा है। अब जो न्यू है ना, ये एक हमारे पास मेमोरी एलोकेट करता है हीप के ऊपर। ठीक है, तो जो न्यू का कीवर्ड होता है मेमोरी एलोकेट करता है हीप के ऊपर। ज़रूरी नहीं है वो एक इंटीजर की करे, एक फ्लोट की भी कर सकता है, मल्टीपल इंटीजर की भी कर सकता है, जो आने वाले एग्जांपल में हम स्टडी भी करेंगे। ठीक है, बट जितनी एलोकेशन है होती हीप के ऊपर है। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि एक इंटीजर की जो मेमोरी है वो एलोकेट करो किस पे, हीप के ऊपर। ठीक है, तो अगर डायग्राम में आपको समझाऊं तो जो हीप वाला पोर्शन है उसके ऊपर 4 बाइट्स की हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, 4 बाइट्स की। ठीक है, 4 बाइट्स, और इसके अलावा इसका कोई नाम होगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने लिख दिया न्यू इंट। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कि जो न्यू इंटीजर बना है वो उसकी ये मेमोरी है। फ़िलहाल उसकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन उसका एड्रेस तो होगा। ठीक है, मेमोरी एड्रेस तो होगा, वो मैं लिख देता हूँ सार के तौर पे। इसका एड्रेस है FF50। ठीक है,
सेकंड लाइन में क्या हो रहा है, सॉरी फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है कि जो आपके पास एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा एक पॉइंटर के अंदर पी के अंदर। ठीक है, तो मैं पहले अरेज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमें। हमारे पास हीप के ऊपर मेमोरी एलोकेट हुई जब हमारी राइट हैंड साइड जो है वो एग्जीक्यूट हुई, एक इंटीजर की लाइक 4 बाइट्स एलोकेट हुई हैं हीप के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो उसका एड्रेस है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हुआ है। ठीक है, तो पॉइंटर के अंदर क्या चला जाएगा, इंटीजर का एड्रेस। तो इंटीजर का एड्रेस क्या है हमारी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखें FF50, तो वो पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा ख़राब नहीं करना चाह रहा, बट द थिंग इज़ ये जो पॉइंटर है, ये जो मैंने एरो ड्रॉ की है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंटर जो है वो स्टैक के ऊपर ही है। ठीक है, लाइक लोकल स्कोप में, लेकिन जो एड्रेस स्टोर कर रहा है, जिस मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर रहा है, जिस न्यू इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर रहा है, वो हीप के ऊपर है। तो इसे कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ऐसी मेमोरी एलोकेशन जो हीप के ऊपर होती है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसके कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि स्टैटिक पी इक्वल टू 20। इट मीन्स कि जिस एड्रेस को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको डी रेफर करो और 20 असाइन कर दो। तो क्या होगा कि हमारे पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या है, FF50। ठीक है, जो बेसिकली एड्रेस है एक इंटीजर का। तो उस एड्रेस पे जाके कहा उसने कि 20 असाइन कर दो, तो मैं 20 जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न पी, कि जो पी है पॉइंटर वो आप रिटर्न करो, तो एक एड्रेस जो है वो रिटर्न होकर वहाँ पहुँचेगा जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, उसके बाद ए में कॉपी हो जाएगा। और हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो एड्रेस है वो है FF50। ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद जो फंक्शन है वो मेमोरी से अनलोड हो जाएगा। ये हमने लास्ट एग्जांपल में स्टडी किया था। तो पहले मैं स्टैटिक ए में जाकर ये एड्रेस लिख देता हूँ। तो लेट मी जूम इन। ठीक है, FF50, ठीक है, जो बेसिकली फंक्शन से रिटर्न हुआ है, और उसके बाद फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है तो वो मेमोरी से अनलोड हो जाएगा, लाइक डी एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि मेमोरी से जो डी एलोकेट हुआ वो सारी मेमोरी डी एलोकेट करेगा जो लोकल वेरिएबल की थी, लेकिन जो न्यू इंट हमने क्रिएट किया था ये उसके लोकल स्कोप में नहीं है। लाइक इसकी जो एलोकेशन है वो स्टैक के ऊपर नहीं है, वो तो हीप के ऊपर है, वो अभी भी है। ऐसा नहीं है कि ये जो न्यू इंट बना था वो डी एलोकेट हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, अब यही डिफरेंस होता है। अब जो न्यू इंटीजर की मेमोरी हीप के ऊपर एलोकेट हुई है ये रन टाइम पे हुई है, ये कंपाइल टाइम पे नहीं हुई, पहली बात। और ये अभी भी एग्जिस्ट करती है, एलोकेशन मैंने खुद की है ना, यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज़ करके एलोकेशन मैंने खुद की है ना, डी एलोकेट भी मैं खुद करूँगा। मुझे सिर्फ उसका एड्रेस चाहिए, जो एड्रेस चाहिए वो मैंने यहाँ से रिटर्न करवा लिया। फंक्शन से मैंने न्यू इंटीजर जो एलोकेट हुआ हीप के ऊपर उसका एड्रेस रिटर्न करवा लिया, और रिटर्न करा के मैंने एक लोकल वेरिएबल जो ए है उसमें कॉपी कर लिए। ठीक है, और वो मेमोरी एलोकेशन जो है अभी भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद क्या होगा, जो ए है वो प्रिंट होगा, स्टैटिक ए भी प्रिंट होगा। तो जब ए प्रिंट होगा तो हमारी हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंग एड्रेस प्रिंट होगा, डेट इज़ FF50। और जब मैं स्टैटिक ए करूँगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, जो इस एड्रेस पर मौजूद वैल्यू डेट इज़ 20। ठीक है, तो 20 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लाइन की वजह से। तो अब हमारे पास कोई गार्बेज वैल्यू क्यों नहीं आई, क्योंकि ये मेमोरी जो है हीप के ऊपर डी एलोकेट हुई नहीं है। पहले ये मसला क्यों आ रहा था, क्योंकि जब आप लोकल स्कोप बना रहे थे, सो लेट मी गो बैक, जब आप लोकल एक्स बना रहे थे तो इसकी मेमोरी स्टैक के ऊपर एलोकेशन हो रही थी। ठीक है, जब आप रिटर्न कर रहे थे तो एक लोकल वेरिएबल का जो एड्रेस है वो रिटर्न हो रहा था, लेकिन जब स्कोप ख़त्म हो रहा था तो फंक्शन के साथ जो उसका लोकल वेरिएबल है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास वो वेरिएबल तो लोकली क्रिएट हुआ है लेकिन क्रिएट हीप के ऊपर हुआ है। तो वो आप इस तरह समझ लें कि एक टेम्प्रेरी नहीं होता, वो परमानेंट होता है। ना कंपाइलर ने उसे एलोकेट किया, ना ही वो डी एलोकेट करेगा। एलोकेट भी मैंने खुद किया बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। ठीक है, और मैं डी एलोकेट भी खुद करूँगा जब मेरा दिल करेगा। ठीक है, तो हमारे हमारे पास काफ़ी फंक्शनैलिटी, लाइक काफ़ी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे हम फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं इसे। ठीक है, लेक्चर को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। तो जो एड्रेस है वो ए के अंदर कॉपी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो एड्रेस है वो प्रिंट हो गया,
जब मैंने स्टैटिक ए किया तो मेरे पास 20 जो है प्रिंट हुआ, लाइक जो एड्रेस के ऊपर मौजूद वैल्यू है। जो लास्ट लाइन है वो बहुत समझने वाली है कि ये जो डिलीट ए है वो क्या कर रहा है। ठीक है, डिलीट ए का मतलब ये है कि जो मेमोरी थी ना हीप के ऊपर, वो अभी तक एलोकेटेड है, क्योंकि अब मेरा मेन फंक्शन नीचे ख़त्म हो रहा है, अब मैंने प्रोग्राम के अंदर कुछ नहीं करना। तो जो मैंने एलोकेट की थी मेमोरी, मैं उसको डी एलोकेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो डी एलोकेट करने के लिए डिलीट का वर्ड यूज़ होता है, की वर्ड यूज़ होता है। जिस तरह मैंने न्यू ऑपरेटर के साथ एलोकेशन की थी, अब मैं डिलीट के कीवर्ड के साथ डी एलोकेशन करना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये डिलीट की लाइन लाइक एग्जीक्यूट होने के बाद जो आपके पास ये आपके न्यू इंटीजर बना था, ये डी एलोकेट कर जाएगा। उसके बाद मेन खत्म हो रहा है, तो मेन का भी स्कोप खत्म होने के बाद ये भी डी एलोकेट कर जाएगा। फिर जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर रहा है डेफिनेटली, क्योंकि मेन खत्म हो गया। तो जो जितनी मेमोरी एलोकेट हुई थी इस प्रोग्राम के लिए, डेफिनेटली वो भी डी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मज़ीद अच्छे अच्छे तरीके से हम समझेंगे। मैं रीकैप भी करूँगा ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इसके ऊपर हम एक्सरसाइजेज भी परफॉर्म करेंगे।